हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग क्लास 12th की वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स को भी धीरे धीरे कवर करेंगे, लेकिन अभी हम लोग वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। देखिए, ऑप्टिक्स की दो ब्रांच हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया है, रे ऑप्टिक्स को भी कवर करेंगे। तो बेटा सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग जाने नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट गिवन डिफरेंट नेचर ऑफ लाइट। बहुत सारे साइंटिस्टों ने लाइट के नेचर को डिफरेंट बताया है। तो क्या क्या बताया है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। तो फर्स्ट नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले न्यूटन, क्योंकि न्यूटन क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स है। तो न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक, कॉर्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन ने कहा जो लाइट है, लाइट कंसिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल्स। लाइट किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है। इज नोन एज, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? नोन एज कॉर्पस्कल्स। उन पार्टिकल का क्या नाम था बेटा? कॉर्पस्कल्स था। अब जो कॉर्पस्कल्स थे उनका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ भी हो सकता था, बस क्लोज होना चाहिए। कुछ भी स्ट्रक्चर हो, बस क्लोज होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो लाइट है वो लाइट इज कंसिस्ट फ्रॉम द टिनी पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल इज नोन एज कॉर्पस्कल्स। तो इस थ्योरी का नाम दे दिया गया कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी को लेकर तीन चीजें प्रूव की गई हैं। क्या बेटा? रिफ्लेक्शन। इस थ्योरी को लेकर तीन चीजें प्रूव कर सकते थे, रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन, और थर्ड बेटा प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक, लेकिन बाकी चीजें प्रूव नहीं हुई इससे। बस यही तीन चीज प्रूव हुई कि लाइट कंसिस्ट, लाइट किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बेटा? कॉर्पस्कल्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, बस क्लोज होना चाहिए। इसमें क्या प्रूव हुआ? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसके बाद दूसरी जो थ्योरी बनाई गई, वेव थ्योरी। ये थोड़ी सी मेन है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। वेव थ्योरी में आए डच साइंटिस्ट हमारे हाइगन्स, और हाइगन्स ने कहा जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव है। क्या मैकेनिकल वेव के नाम से आपको कुछ याद आता है? नहीं याद आता है? क्लास 9th में पढ़ते थे, वेव आर टू टाइप्स। वहां तो पढ़ाया जाता था ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल, बट जनरली वेव आर टू टाइप्स, फर्स्ट मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मीन्स जिसको चलने के लिए किसी मीडियम का सपोर्ट चाहिए, जैसे साउंड वेव। साउंड वेव बिना मीडियम के नहीं चल सकती है। तो विच रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, दैट नोन एज, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और जिसको चलने के लिए मीडियम का सपोर्ट नहीं चाहिए, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, जिसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, उसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल सनलाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हाइगन्स ने क्या माना कि लाइट है जो मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव में क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल। मैकेनिकल वेव में क्या है बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव समझते हैं ना? लॉन्गिट्यूडिनल वेव कुछ इस तरीके से, जहां पर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के साथ साथ वाइब्रेशन है, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो बेटा लॉन्गिट्यूडिनल कौन सी वेव होती है? वैसे तो साउंड वेव होती है। तो इन्होंने कहा कि एयर वाली वेव जो है वो भी साउंड की तरीके ही बिहेव करेंगी। ठीक है, हाइगन्स ने लाइट को क्या माना? मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या माना? लॉन्गिट्यूडिनल। और लॉन्गिट्यूडिनल कौन होती है वैसे? जनरली साउंड वेव। कोई पूछे आपसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है तो क्या बताएंगे? where medium particle oscillate in the direction of propagation of light। लाइट इधर जा रही थी इस तरफ, तो जो वाइब्रेशन है वो भी इस तरफ ही जाएंगे, इसके साथ साथ जाएंगे।
तो ये होता है हमारा बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जहां पर मीडियम के पार्टिकल प्रोपगेशन ऑफ वेव के साथ साथ जाए, प्रोपगेशन ऑफ लाइट के साथ साथ चले, उसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज को इतना माना, फिर उन्होंने कहा कि भाई पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम है, यूनिवर्स में पूरे एक मीडियम है, जिस मीडियम का नाम दिया हाइपोथेटिकल मीडियम था, जिसका बेटा क्या नाम दिया इन्होंने, ईथर। क्या नाम दिया बच्चा, ईथर। इन्होंने कहा पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम फैला हुआ है जिसका नाम ईथर है। ठीक है, ईथर कैसा था बेटा, कैसा था बेटा, हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। और कैसा था, लोअर डेंस, मतलब डेंसिटी इसकी कम थी लेकिन इलास्टिक ज्यादा था। क्या फॉर्मूला होता, अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V इक्वल अंडर रूट E अपॉन रो, जिसकी डेंसिटी कम इलास्टिसिटी ज्यादा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी ज्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी कम इलास्टिसिटी ज्यादा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी ज्यादा होती है। ठीक, बोलो इतनी बात ठीक है, कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, वो जो हाइपोथेटिकल मीडियम था उसको ईथर माना। ईथर क्या है, हाईली इलास्टिक है, लोअर डेंस है। अब अगर ईथर में जब कोई लाइट ईथर से पास करेगी तो ईथर हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ईथर हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ईथर में लाइट की सारी प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड बेटा, स्पीड कितनी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। जब मैंने ईथर से पास कराया तो उसकी स्पीड उतनी ही थी जितनी लाइट की होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हाइगन्स ने फिनोमिना दिया, लेकिन ये हाइगन्स का फिनोमिना बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। ठीक, चल नहीं पाया तो फिर क्या हुआ, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लें। हाइगन्स ने लाइट को क्या माना, मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल को चलने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे साउंड वेव। तो उन्होंने लेट किया एक यूनिवर्स में एक मीडियम, क्या, उसका नाम हाइपोथेटिकल मीडियम, ईथर दिया। ईथर कैसा है, ईथर कैसा है बेटा, ईथर में दो प्रॉपर्टी है, हाईली इलास्टिक है, लोअर डेंस है। फॉर्मूला V इक्वल अंडर रूट E बाई रो हो, जिसकी डेंसिटी कम इलास्टिसिटी ज्यादा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी ज्यादा होती है। ठीक है, ईथर हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ईथर में सारी प्रॉपर्टी हैं जो लाइट में होती हैं, जैसे लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होती है। तो सबसे पहले ये न्यूटन ने अपनी बात कही थी, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई थी। लाइट कंसिस्ट ऑफ टेनी पार्टिकल्स इज नोन एज कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट इट इज क्लोज्ड, बंद होना चाहिए। क्या प्रूव किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब देखो बेटा, इसके बाद साइंटिस्ट जो फ्रेस्नेल आए एंड यंग, फ्रेस्नेल और यंग ने जो माना है वो माना है लाइट हमारी क्या है, इन्होंने कहा ट्रांसवर्स वेव है। ठीक, कौन सी वेव मानी है, ध्यान रखिएगा, हर साइंटिस्ट की अलग अलग बात है। फ्रेस्नेल और यंग ने लाइट को क्या माना है बेटा, ट्रांसवर्स वेव माना है। क्या माना है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स समझते हैं, जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर, जिसके वाइब्रेशन कैसे हो बेटा, परपेंडिकुलर हो, जिसके वाइब्रेशन, ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है कुछ इस तरीके से, जहां पर पार्टिकल्स कैसे परपेंडिकुलर चलते हैं। ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, ये परपेंडिकुलर ऐसे बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर जीरो, फिर बढ़ा, फिर बढ़ते बढ़ते जीरो हो जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब उसके बाद देखिए बेटा, फ्रेस्नेल ने लाइट को अभी इसका नॉन मैकेनिकल भी माना है। नेचर उसका ट्रांसवर्स लिया है कि नेचर उसका ट्रांसवर्स है, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि लाइट है क्या, इन्होंने कहा लाइट नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल समझते हैं, जिसको मीडियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको नॉन मैकेनिकल कहते हैं।
जैसे सनलाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे टाइप होते हैं बेटा, ठीक। तो जो फ्रेस्नेल हैं इन्होंने लाइट को क्या माना है, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल में नेचर क्या माना, ट्रांसवर्स नेचर। अब इस बात को लेकर फ्रेस्नेल ने प्रूव किया है, तो तीसरा नेचर प्रूव हो गया कि लाइट का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाते हैं ना, कुछ ऐसे फिगर बनता था, ये प्रोपोगेशन है, ये इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर थे, और जिसके मैग्नेटिक वेक्टर है वो जेड एक्सिस में कुछ इस तरीके से, ये प्रोपोगेशन है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं, ये वाई एक्सिस में थे, और जेड में कुछ इस तरीके से ये हमारे क्या बनते थे बेटा, मैग्नेटिक वेक्टर बनते थे। जहां पर इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक वेक्टर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर, कुल मिला के इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों एक दूसरे के बच्चा कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। तो तीसरा नेचर क्या माना गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चौथा नेचर भी है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पे जो आइंस्टीन ने प्रूव किया है वो माना है क्या, कि लाइट पार्टिकल नेचर की भी होती है। आपने देखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सोलर पैनल आपने देखे ना, कि लाइट आती है, पैनल पे गिरती है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, एमिट होने के बाद पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं तो करंट फ्लो करता है। तो मतलब कई सारी चीजें, न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स माना, हाइगन्स ने मैकेनिकल माना, फ्रेस्नेल ने नॉन मैकेनिकल माना, और उसके बाद प्लांक की क्वांटम थ्योरी के हिसाब से आइंस्टीन ने उसको क्या मान लिया, एक पार्टिकल नेचर मान लिया। तो लाइट के बहुत सारे नेचर हो गए। तो इसीलिए नेचर ऑफ लाइट है, सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि आप इस चीज़ों को समझें कि क्या कैसे होता है। चलिए हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं मेन बात अपनी। अब देखो बेटा, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपकी बहुत मेन चीजें आएंगी। आपने देखा होगा बेटा, जब घर वालों ने आपको डांट दिया होगा, मम्मी ने डांट दिया होगा, तो आप लोग क्या करते थे, पहले जाते थे तालाब के किनारे बैठ जाते थे, स्टोन उठाते थे, पूरी गुस्सा पानी पे निकालते थे, मारते थे। तो आपने फील किया होगा कि जैसे ही स्टोन को हम वाटर सरफेस पे मारते हैं वैसे ही तुरंत पार्टिकल कोलिजन करता है और ऑसिलेशन करता है, मतलब SHM, आगे पीछे, जहां से कोलिजन हुआ आगे पीछे। उसका नेबरिंग पार्टिकल भी टच में होता है तो वो भी आगे पीछे मोशन करता है। तो धीरे 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 करते करते वो एक ऐसा सरफेस बना देता है। आपने अगर ओवरव्यू देखा होगा, ऐसे ऑसिलेशन हुआ 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, ऐसे जाके N तक, तो पूरा एक सरफेस बना देता है। उसी सरफेस का जो नाम है वो है बेटा वेव फ्रंट। तो अगर सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो इट इज अ सरफेस वेयर ऑल मीडियम पार्टिकल oscillate in same phase। कुछ बुक्स में लिखता है इट इज लोकस ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल। अरे एक ही बात है बेटा, लोकस का मतलब भी होता है सरफेस और वेव फ्रंट का मतलब भी होता है सरफेस। मतलब जो मैंने बताया ना कि अभी कोलिजन हुआ तो धीरे 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 वो एक सरफेस बना लेता है, इसी को लोकस कहते हैं, सारे पॉइंट्स का लोकस, ठीक है। या इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जहां पर सारे पार्टिकल एक जैसे ऑसिलेट होते हैं। अब उसका सबसे बड़ा एग्जांपल वाटर का मैंने क्यों है, क्योंकि बेटा वो प्रैक्टिकल आप देख सकते हो करके।
आपने जैसे ओवरव्यू देखा होगा तो पूरे में कुछ इस तरीके से इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखता है। जब ऊपर से आप देखेंगे तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो देखो ये लोकस ही तो है, ये सारे पॉइंट्स मिलकर ही तो बने हैं। यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहे थे, आपने एक सरफेस बना लिया। यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहे थे, आपने उसका एक पूरा सरफेस बना लिया। तो ये वेव फ्रंट है, ये जो है ये वेव फ्रंट है, ये जो है ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट कुल मिला के एक सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है जहां पर सारे पार्टिकल्स एक जैसे वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, एक ऐसा सरफेस है जहां पर पार्टिकल एक जैसा वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, तो वेव फ्रंट इज अ सरफेस वेयर ऑल द मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट इन सेम फेस। सेम फेस का मतलब दो वेव्स एक साथ चले आगे की तरफ, उनके बीच में कोई एंगल का डिफरेंस ना हो, उसी को सेम फेस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है। अब बेटा इसके जो मेनली टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स देखो, इट हैव 3 टाइप। पहला जो टाइप होता है, क्या स्क्रीन आपको दिख रही है नीचे? ठीक है, चलिए जो पहला टाइप है बेटा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, ध्यान रखिएगा जो इसका सोर्स होता है, सबसे मेन बात यही है, सोर्स जो होता है वो पॉइंट होता है, पॉइंट सोर्स। ठीक, जैसे मैंने बताया तुमको कि ये वाटर स्टोन मारा आपने, यहां कोलिजन हुआ, अब यहां के पार्टिकल कोलिजन कर रहे हैं, फिर यहां के पार्टिकल कोलिजन कर रहे हैं। तो आपने जब ओवरव्यू टॉप व्यू देखा होगा तो कुछ ऐसा सरफेस दिखा होगा, यही तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है। आप उसको ऊपर से देखो, कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहां पर जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है ये कौन सी है? प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और ये बेटा प्रोपोगेशन, तो ये रे कहो या वेव कहो, आप रे भी बोल सकते हैं। तो ये कैसी दिख रही है? परपेंडिकुलर। देखो सरफेस के साथ कैसी है? परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट के। वेव फ्रंट के साथ कैसा होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है। कौन? प्रोपोगेशन ऑफ वेव वेव फ्रंट के साथ कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है, अगर आपने इस चीज को ध्यान से पढ़ा होगा तो। ठीक है, वही चीज है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव वेव फ्रंट के साथ कैसी? परपेंडिकुलर है। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा तो सोर्स कैसा होगा बेटा? पॉइंट साइज का होगा। सोर्स कैसा होगा? पॉइंट साइज का होगा। ये आपका एमसीक्यू है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर सेकंड थिंग, दूसरी बात, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का जो सोर्स होता है बेटा वो होता है लीनियर। सोर्स कैसा होता है? लीनियर। जैसे मान लीजिए ये लीनियर सोर्स है, हमने यहां पर यहां पे सारे पॉइंट रखे। अब इस पॉइंट से मैं एक्स डिस्टेंस का आर्क ले लूं, इक्वल एक्स डिस्टेंस का, लेफ्ट में भी ले लूं, इनको सबको मिला दो तो देखो ये एक सरफेस बना रहा है। कैसा सरफेस दिख रहा है? सिलेंड्रिकल। यहां देखो ये रे हैं, ये कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। जरा देखो आप फिगर में गौर से, ये देखो 90 90 90, ये सब कैसी हैं? परपेंडिकुलर। अगर कुछ ये ऐसे होता तो यहां आर्क लगाते इक्वल डिस्टेंस का, यहां लगाते और इसको आपस में मिला देते, तो देखो ये एक सरफेस बना आपको सामने। ये सरफेस कैसा है? कैसा है बेटा? सिलेंड्रिकल है। सरफेस कैसा है बेटा? सिलेंड्रिकल है। जहां पर रे कैसी हैं? जहां पर रे कैसी हैं? परपेंडिकुलर है किसके? वेव फ्रंट के साथ। रे कैसी हैं? परपेंडिकुलर किसके साथ? वेव फ्रंट के साथ। ठीक है, फिर बेटा तीसरी बात आई प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन
वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट का मतलब सोर्स स्ट्रेट लाइन होगा। सोर्स कैसा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन होगा। सोर्स कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्या आपको क्लियर दिख रहा है बेटा? ठीक, सोर्स कैसा होगा बच्चा? स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ रहा है? मान लीजिए कुछ इस तरीके से, मैं इधर बना दे रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये जो सरफेस दिख रहा है ना, जिस प्लेन से पास करेंगी उसी प्लेन का नाम है, उसी सरफेस का नाम है प्लेन वेव फ्रंट। ये देखिए, ये हमारी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट या रे कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर। देखो ये सब कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो वेव फ्रंट क्या है बेटा? वेव फ्रंट एक सरफेस होता है जहां पर सारे पार्टिकल्स एक जैसे ऑसिलेट होते हैं, एक जैसे वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है, उसको वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट का या कह सकते हो इट इज द लोकस ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का एक लोकस होता है, एक सरफेस होता है, जिसको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं बेटा। स्फेरिकल वेव फ्रंट में सोर्स हमारा हमेशा कैसा होता है? पॉइंट साइज होता है। आपने स्टोन मारा, इस तरह गिरा, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन जब ऊपर वाले से हुआ तो वाइब्रेशन, तो सारे वाइब्रेशन करते हैं। तो एक सरफेस आपको ऊपर से दिखता है, उसको हम लोग कहते हैं, जैसे वाटर में इसको वाटर करंट भी कहते हैं, एडी करंट, भंवर दिखती है आपको। तो वही जो सरफेस दिख रहा है ऊपर टॉप व्यू से, उसी टॉप व्यू को हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। जहां पर ये सरफेस है, मान लीजिए ये है, अब इसने आसपास एक सरफेस बना दिया, तो ये क्या है? वेव फ्रंट है। ऐसे ही यहां बना देगा, ये क्या है? रे है। रे कैसी दिख रही है आपको? सरफेस के साथ परपेंडिकुलर दिख रही। कैसी दिख रही है बेटा? परपेंडिकुलर दिख रही है। लेकिन अगर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है तो सोर्स कैसा होगा? लीनियर। अगर आपको गॉस लॉ याद है तो गॉस लॉ में जैसे सरफेस इस तरफ बनता था, एक इमेजिनरी सरफेस ठीक उसी तरफ बनाते थे हम लोग। अगर आपको नॉन कंडक्टिंग शीट का याद है कि इधर हम लोग सिलेंड्रिकल सरफेस लेते थे, जस्ट सेम उस तरफ भी सिलेंड्रिकल सरफेस बनाता था। लेट आई इमेजिनरी सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस, कुल मिला के ये कह सकते हो कि एक इमेजिनरी सरफेस है। ये सोर्स हमारा लीनियर है, हमने आर्क लिया इक्वल डिस्टेंस का, जितना भी आपने लिया दोनों तरफ लगाया, तो जब इनको आपस में मिलाया तो सरफेस कैसा बना? सिलेंड्रिकल बना। यहां पर भी रे कैसी है बेटा? रे कैसी है? सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। कैसी है? परपेंडिकुलर। फिर तीसरा प्लेन वेव फ्रंट। सोर्स कैसा? स्ट्रेट लाइन। सोर्स कैसा? स्ट्रेट लाइन। ये देखिए सोर्स कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। अब एक बात सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मान लीजिए कि कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है, तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में मैं इसको इधर रफ कर दे रहा हूं, जरा इस तरफ के लिए देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। मान लीजिए कि कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है, तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कैसा बेटा? मान लो कि सारी चीजें आके यहां पे मिल गई, ध्यान समझिएगा, ठीक। ठीक, अब ये कुछ ऐसे क्रॉस करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे क्रॉस करेंगे, ये रे इधर आ रही है, ठीक। तो बोलो आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर यहां छोटा था, यहां से बड़ा बड़ा होते होते यहां पर एकदम बड़ा होता गया। तो कुछ सरफेस देखो, ये कुछ छोटा रहा होगा, फिर कुछ बड़ा सरफेस, फिर कुछ बड़ा सरफेस, फिर कुछ बड़ा सरफेस। तो ऐसे सरफेस बढ़ता जाएगा, ठीक। मान लो कि 10 लाइटें हैं, या कह सकते हो कि बल्ब से लाइट निकली तो फैल रही है, ऐसे क्या होता है? तो यहाँ स्फेरिकल वेव फ्रंट छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। ये तो आप फील कर सकते हो ना, जैसे आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा होगा, खूब लाइट, बहुत ज्यादा लाइटें हम लोग कहाँ बुलाते थे? ऑब्जेक्टिव लेंस में। तो वहां से स्ट्रक्चर पहले बड़ा, फिर बड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर आते आते सबसे छोटा। तो ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है। ऐसे ही बेटा हमारा डाइवर्जिंग वेव फ्रंट भी होता है।
डाइवर्जिंग का मतलब इस पॉइंट से लाइट निकल रही है, एक पॉइंट सोर्स से लाइट बाहर जा रही है। तो देखो पहले छोटा वेव फ्रंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो ये कौन सा वेव फ्रंट है? डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। सीबीएसई में पूछा गया है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्ज का मतलब लाइट क्या कर रहा है? कन्वर्ज, इकट्ठा कर रहा है। डाइवर्ज का मतलब फैला रहे हैं। तो लाइट फैलाओगे तो वेव फ्रंट छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और इकट्ठा कर रहा है एक जगह लाके, तो पहले बड़ा वेव फ्रंट, बड़ा वेव फ्रंट, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में आते आते सबसे छोटा वेव फ्रंट। बोलो इतनी बात ठीक है? आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने वेव फ्रंट पढ़ लिया, नेचर ऑफ लाइट पढ़ लिया, वेव फ्रंट के सारे टाइप्स पढ़ लिए। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। ठीक है, आप लोग इसको हाइगेंस प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। हाइगेंस ने जो फिनोमिना दिया, जो हाइगेंस का फिनोमिना है वो वेव ऑफ लाइट पे डिपेंड है। जो हाइगेंस का फिनोमिना है वो किस पे डिपेंड है बेटा? वेव, ठीक, ऑफ लाइट पे, लाइट के वेव नेचर पे डिपेंड है। ठीक है, तो बेटा एक बात समझना, हम यहां कुछ एजम्पशंस लिखेंगे, आप उन चीजों को जरा ध्यान से समझेंगे। हाइगेंस ने माना कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज वर्किंग एज अ फ्रेश डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट या न्यू डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। हम इस बात को प्रैक्टिकल भी समझेंगे, पहले इस बात को समझ लें। जो पहली बात इन्होंने कही, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट is working as new disturbance of source of light। मतलब कि मान लो कि ये एक सरफेस था, तो इसने एक सरफेस और बनाया था। तो ये जो पार्टिकल दिख रहा है ना, ये एक नए सोर्स का काम करेंगे। अब नए सोर्स का काम करेंगे तो इसका नाम बेटा क्या पड़ गया? सेकेंडरी वेवलेट। क्या नाम पड़ गया? सेकेंडरी वेवलेट। तो ये बेटा अपने आगे भी तो एक बनाएगा। तो यहां पर जो पार्टिकल हैं वो भी किसका काम करेंगे? एक नए सोर्स का वर्क करेंगे। Each point on wave front is working as new disturbance of source of light, is known as उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। दूसरी बात क्या बताई? इट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस। ये चारों डायरेक्शन में फैल जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए ये है, ये लाइट का नया सोर्स है, इसने लाइट को फैलाया चारों मीडियम में, सब मीडियम में। तो ये जो बन रहा है, ये सारे पार्टिकल भी एक नए सोर्स का काम कर रहे हैं। तो ये आगे स्प्रेड करेंगे तो कुछ, तो ये एक नया सरफेस बन गया। ये आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कुल मिला के धीरे धीरे करते करते ये पॉइंट, ये एक नया सोर्स है। अब ये नया सोर्स ने क्या, उसके नए सोर्स को मैंने क्या कहा? सेकेंडरी वेवलेट। ये आगे की तरफ लाइट फैला रहा है, फैलाया तो उसने आगे की तरफ जो बने वो नए सोर्स हो गए।
जैसे कमरा जब बंद हो, उसमें एक छोटा सा होल हो, तो लाइट जलने पर उस होल से लाइट पास कर जाती है। तो जो उस होल से लाइट पास कर रही है वो नया सोर्स है। किसके लिए? दूसरे वाले मीडियम के लिए। जो दूसरा देख रहा है उसके लिए वो नया सोर्स है। अगर उसी को फिर से कहीं पास कराया जाए, फिर कहीं छोटा सा होल कर दिया जाए, तो फिर लाइट पास होगी, तो वो नया सोर्स बन जाएगा। तो कह रहा है कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज वर्किंग एज अ न्यू डिस्टर्बेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। इट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद सेम स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उतनी ही स्पीड से फैलेगा जितनी स्पीड से उस मीडियम में वो चल रही है। अगर उसकी स्पीड कुछ कम है तो उतनी कम स्पीड से फैलेगा, अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा स्पीड से फैलेगा। ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ा, ये नया डिस्टर्बेंस है, इसने पूरी लाइट को चारों तरफ फैलाया, स्प्रेड किया, तो आगे बढ़ा, 5 मीटर पर सेकंड से एक एनवलप बना। फिर वो आगे बढ़ा तो वो भी तो सब क्या बना? एक नए डिस्टर्बिंग का काम कर रहा है, एक नए सोर्स का काम कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। तो हाइगन्स का सेकेंडरी वेवलेट जो प्रिंसिपल है, जिसको हाइगन्स प्रिंसिपल कहते हो, हाइगन्स ने एक प्रिंसिपल दिया है, गैजेम्सन दिया, ड्यू टू वेव ऑफ थ्योरी ऑफ वेव या वेव ऑफ लाइट। मैंने 2 बातें लिख दी, तो आप वेव ऑफ थ्योरी कह सकते हो, वेव ऑफ थ्योरी के आधार पे, ठीक है, या लाइट के वेव नेचर के आधार पे उन्होंने बात बताई। ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज वर्किंग एज अ न्यू डिस्टर्बेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। इट इज स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद सेम स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जितनी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में दी है, जो नया सोर्स बनेगा वो भी उतनी ही स्पीड से चलेगा। बोलो ठीक? हमने फिर से इस चीज को समझाया। इस बात को ऐसा समझते हैं कि बल्ब से मान लीजिए कि लाइट जो बल्ब से आ रही है, तो जब वो पहला पार्टिकल निकला होगा वो नया सोर्स है, उतनी अपनी स्पीड को दूसरे को दे दिया, तो वो भी किसकी तरीके काम करेगा? एक नए सोर्स का काम करेगा। तो वेव फ्रंट में, सरफेस में जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, वो सब एक नए सोर्स का वर्क करेंगे। उसका नाम है सेकेंडरी वेवलेट या सेकेंडरी वेव, ठीक है। इट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद सेम स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये उतनी ही स्पीड से फैलेगा जितनी स्पीड उस मीडियम में लाइट की होगी। थर्ड बेटा, थर्ड, इट क्रिएट, ये 2 लॉ हो गए। इट क्रिएट एनवलप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एनवलप बनाएंगे। एनवलप का मतलब मीन्स एक रीजन या क्षेत्र कह सकते हो। जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है, ध्यान समझिएगा, ये एक सरफेस है। हमने कहा कि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस x, स्पीड v, टाइम t। हमने कहा आर्क लगाया x इक्वल वी टी का, तो कुछ सोर्स ऐसे आ रहे होंगे, इधर से सोर्स आ रहा होगा, तो बेटा कुछ ये आगे की तरफ गया, x इक्वल वी टी, x इक्वल वी टी, x इक्वल वी टी, x इक्वल वी टी, x इक्वल वी टी। अब x इक्वल वी टी पे मान लो एक सरफेस बनाया, तो एक सरफेस कैसा बना सकता है? अगर स्फेरिकल बना रहा है तो कुछ ही आगे ऐसे बढ़ जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? मान लो ये a डैश, b डैश, c डैश, d डैश और e डैश। ये a, ये b और ये c और ये d। तो a डैश किसके परपेंडिकुलर है? a b के, ठीक। a डैश किसके परपेंडिकुलर है? तो ये कैसा वेव फ्रंट बना रहा है? एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है। ये सब कैसे बना रहे हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक। हमेशा कैसे बेटा? फॉरवर्ड आर्क। मान लो यहां से एमिट हुआ होता तो कुछ ऐसे जाता, ऐसे जाता। मान लो कुछ ऐसे, देखो ध्यान से देखो, इस तरीके से, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या बना रहा है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। मान लो प्लेन है, मान लो ये सरफेस है।
और यहां से x इक्वल वी टी में हमने क्या स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट में कैसा मिलती है स्ट्रेट लाइन, ये हो गई ठीक, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, तो ये ए है, ये बी है, तो ये देखो ये एक प्लेन वेव फ्रंट बन गया, ये सी है, ये डी है, ये ए है, ए डैश, ये बी है, बी डैश, ये सी है, सी डैश, ये डी है, ये डी डैश। तो बोलो ए डैश अभी भी परपेंडिकुलर है ए बी के, और ए डैश अभी भी परपेंडिकुलर है सी डी के। तो ये फॉरवर्ड एनवलप, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। यहां से लाइट निकली, इसने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया ठीक, इसमें पॉइंट होंगे, एक नए सोर्स का काम करेगा, वो फैलेगा तो आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा, ये फैलेगा तो आगे बढ़ेगा। तो इट क्रिएट अ एनवलप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और कैसा होता है बेटा टेंजेंशियल, कैसा होता है बेटा टेंजेंशियल, नेवर क्रिएट रिवर्स एनवलप, कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में वेव फ्रंट नहीं बनाएगा, कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में वेव फ्रंट या एनवलप नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई भी लाइट जब लाइट को एमिट करेगा तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात होती है। रिवर्स में एनर्जी लॉस होती है और फॉरवर्ड में एनर्जी क्या होती है गेन होती है। इसको ऐसे समझ सकते हो, फॉरवर्ड में एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है और रिवर्स में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। तो इट क्रिएट अ एनवलप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आगे की बढ़ते हुए क्षेत्र में एक नया एरिया बनाता रहता है, उसको कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन या एनवलप कहते हैं। बोलो इतनी बात ठीक है। फर्स्ट क्या था, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज वर्किंग एज अ न्यू डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। हर वेव फ्रंट में, प्राइमरी वेव फ्रंट मान लो एक वेव फ्रंट बना है, उसके जितने भी पार्टिकल हैं वो एक नए सोर्स का काम करेंगे, उसका नाम होगा सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, अब वही सेकेंडरी वेवलेट जो है वो आगे सोर्स फैलाएंगे, आगे लाइट फैलाएंगे, वो सेम स्पीड में, जितनी लाइट की स्पीड उस मीडियम में होगी उतनी स्पीड से तो वो आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब एनवलप आगे बढ़ गया, इसने लाइट फेंकी ऐसे, तो अभी तक तो एनवलप छोटा था, फिर बड़ा, फिर लाइट फैल रही, लाइट फैलती जा रही है, तो एनवलप कैसा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू इंक्रीज करता रहेगा। बोलो इतनी बात कंफर्म है? बोलिए, कभी भी बैक डायरेक्शन में कोई एनवलप नहीं बनाएगा, बैक डायरेक्शन में कोई भी वेव फ्रंट नहीं बनाएगा। क्या स्क्रीन क्लियर है? बिल्कुल। चलिए ठीक, तो ये था बेटा हाइगेंस का प्रिंसिपल या सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल भी कह सकते हो। ठीक है, किसकी बेटा? ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट है। किसकी थ्योरी है? याद रखिएगा, किस पे प्रूफ किया है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की वेव थ्योरी के आधार पे। अब जरा सोचो बेटा कि मान लो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, मान लो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है बेटा। हमने कहा लेट, मान लो कहा मैंने ऑप्टिकल पाथ बताओ, तो आपने अभी भी कहीं लिखा है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम t, डिस्टेंस कितनी है x, हम x मान लेते हैं क्योंकि x वहां लिखे, स्पीड कितनी है v है, तो ये हमको मिला t इक्वल x अपॉन v। करा इफ मीडियम हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है n, तो क्या आपने पढ़ा है n इक्वल c अपॉन v, पढ़ा होगा आपने। n किसके इक्वल होता है? c अपॉन v के इक्वल होता है। तो क्या बेटा हम लोग v के प्लेस पे c बाई n लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, टाइम t इक्वल x अपॉन v, v के प्लेस पे c अपॉन n, तो बोलो टाइम कितना मिला? nx अपॉन c। टाइम कितना मिला? nx अपॉन c। टाइम का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमको डिस्टेंस कितनी दिख रही है? डिस्टेंस कितनी दिख रही है? nx। डिस्टेंस कितनी दिख रही है? टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है? nx। ये इसी को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ, इसी को बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। तो हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट में क्या था? ईच पॉइंट ऑन
wave front is working as a new disturbance of light is known as secondary wavelet. वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स का काम करता है जिसको सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं. इट स्प्रेड आउट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइट. ये लाइट चारों डायरेक्शन में फैलता है, स्प्रेड आउट बाहर की तरफ फैलाता है लाइट को, विद इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. जितनी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम की होगी उतनी स्पीड से. तीसरा क्या है, इट क्रिएट अ एनवलप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये आगे की बढ़ती हुई डायरेक्शन में एक एनवलप बनाता है, क्षेत्र बनाता है. हमेशा कैसा बनाएगा, टेंजेंशियल बनाएगा. कैसा बनाएगा बच्चा, टेंजेंशियल बनाएगा. ठीक है, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, लीनियर हो, प्लेन हो, चाहे जैसा. ये इट कैन नॉट क्रिएट एनी रिवर्स वेव फ्रंट. ये कोई भी रिवर्स वेव फ्रंट नहीं बनाता है, हमेशा क्या बनाता है बेटा, फॉरवर्ड बनाता है. ठीक है. ऑप्टिकल पाथ की डिस्टेंस कितनी, nx है. कुछ बुक्स में nd लिखा रहता है, तो d को डिस्टेंस मान सकते हैं, ये आपका इशू है, ये आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं. तो ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.